स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग एसएसटी बिहार बोर्ड का इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। तो हम लोग एक एक करके चैप्टर को पढ़ने की स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, इस बुक का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा स्टडी मटेरियल में भी, और इस ऐप में बैच में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। बुक का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट्स इसका नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर्स भी है हिस्ट्री में, और इसमें बुक में ही आपके सारे लिखे हुए हैं। और मैं अगर अलग से मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाऊँ तो आप लोग उसको कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द नेशनलिज़म। नेशनलिज़म का क्या आइडिया था और नेशनलिज़म को किसने शुरुआत की थी, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो नेशनलिज़म जो था वो एक आउटकम था, ठीक है, पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। देखो पॉलिटिकल अवेकनिंग यानी कि यहाँ से हमारी पॉलिटिकल जो है, हम लोग ने जब 9th का एंड किया था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक एंड किया था, ठीक है। एनसीईआरटी अगर बुक आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो भी पढ़ रहे होंगे बुक, तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, तो वहीं से आप लोग का उठ के आया है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वहीं से हमारा नेशनलिज्म का शुरुआत हुआ था, ठीक है। पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये याद रखना, दिस इज़ अ फीलिंग। ये जो है ये एक फीलिंग है जो हमारी बिकम्स करती है एक बैरर, है ना, बियर ऑफ यूनिटी एमंग द पीपल ऑफ अ डिफिनाइड जियोग्राफिकल कल्चर और सोशल इन्वायरमेंट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, तो इसको आप लोग अंडरलाइन करके आप लोग इसको कॉपी में नोट्स कर लेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ आप लोग को, ठीक है। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हैड स्टार्टेड टू एमर्ज। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हैड स्टार्टेड टू एमर्ज सिंस द एज ऑफ रेनेसांस। देखो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप में जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी वो स्टार्ट हो चुकी थी जब हमारी लड़ाई हो रही थी यहाँ वर्ल्ड वार, ये सब में हमारी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एमर्ज हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफिनेशन हमने करवाई है ऊपर अंडरलाइन को, सॉरी हाईलाइट, इस डिफिनेशन को याद रखना। ये नेशनलिज्म का डिफिनेशन है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि व्हाट इज़ द नेशनलिज्म, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आंसर को भी बता सकते हैं, ओके, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग है बट, यहाँ पर आगे चलते हैं। बट इट इमर्ज्ड इन डेवलप्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो मैंने बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारी नेशनलिज्म जो है स्टार्ट हो गई थी। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, वहीं से हमारी नेशनलिज्म इन यूरोप जो है स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, ठीक है। 19th सेंचुरी में ये अपेयर्ड हो गया और एडवांस्ड हो गया और एग्रेसिव फॉर्म में, यानी कि ज़्यादा क्रूर शासन में फॉर्म हो गया, ठीक है। इट्स काउजेज वेयर एडिक्वेट एंड रिजल्ट ऑल्सो रिमेंड इपोच मेकिंग। देखो इसका जो कारण था, सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पर के राजा लोग बहुत बदमाश थे, क्रूर शासन कर रहे थे, यानी कि अच्छे तरीके से नहीं रह रहे थे, जिसके कारण से यहाँ पर हमारी ये जो फोटो लगा हुआ है इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। क्या नाम है सर इसका? नेपोलियन बोनापार्टे। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे, याद रखना इसका नाम, नेपोलियन। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे। तो ये जो है हमारे नेपोलियन बोनापार्टे, ये एक क्रूर शासन थे जो हमारे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये क्या क्या किए फ्रेंच में, जो बहुत ही कुछ अच्छे थे और कुछ ख़राब थे। तो इनके बारे में अच्छे तरीके से हम लोगों को अभी पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही थी नेशनलिज्म का यूरोप में, तब स्टेट रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस का, है ना। उसके बाद नेपोलियंस का अटैक हुआ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में निभाती है, ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेकिंग द पॉलिटिक्स आउट ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक इन्वायरमेंट। देखो अगर आप लोग चाहेंगे तो इस बुक का
कौन सा बुक से पढ़ सकते हैं, इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बना लें। अगर नोट्स भी नहीं बनता आप लोग से तो इस बुक का रीडिंग करें। इस बुक में एनसीईआरटी जैसा हार्ड लैंग्वेज भी नहीं यूज किया गया है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे कि मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेड इट अ थिंग ऑफ न्यूज़पेपर रोड्स एंड पब्लिक। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है पॉलिटिकल आउट से हुआ था, क्यों हुआ था और इसे कैसे बनाया गया था, तो न्यूज़पेपर के द्वारा, रोड्स के द्वारा, पब्लिक्स के द्वारा। ठीक है, द मैसेज ऑफ न्यू एरा रीच्ड इन मैनी स्टेट्स, द मैसेज ऑफ न्यू एरा रीच्ड इन मैनी स्टेट्स ऑफ यूरोप थ्रू नेपोलियंस कैंपेन। तो वो कैंपेन नेपोलियन का जो राज्य था उसके द्वारा स्टेट, अलग अलग यूरोप में जो स्टेट था वहाँ पर एक न्यू एरा का मैसेज गया और वहाँ पर नेशनलिज्म की भीड़ लगने लगी। ठीक है, नेपोलियन ब्रिंगिंग द स्टेट ऑफ जर्मनी एंड इटली आउट ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्री गेव अ रियल एंड पॉलिटिकल आउटलाइन दैट पेव द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। देखो हुआ क्या, नेपोलियन जो है स्टेट जर्मनी और इटली का चाहता था कि जोग्राफिकल बाउंड्री जो है वो हमारी यूरोप में ही आ जाए और एक यूनिफिकेशन इटली और जर्मनी का मिल जाए। ठीक है, और नेपोलियन यही चाहता था कि इटली और जर्मनी जो है दोनों एक साथ मिल जाए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ड्यू टू नेपोलियन पॉलिसीज पैट्रियोटिक डिस्टर्बेंस अराउज्ड इन यूरोप अगेंस्ट फ्रेंच पैरामाउंट एंड पोजीशन आफ्टर। ठीक है, तो हुआ यूँ कि नेपोलियन ने कुछ पॉलिसीज़ को लॉन्च कर दिया जो हमारी फ्रेंच के लिए बहुत ही घातक साबित हुई और जिसके कारण से नेपोलियन जो है डाउनफॉल हो गया और वो फ्रेंच से नीचे गिरते रह गए। ठीक है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या दिखाया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। देखो वहाँ कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था। देखो ये पूरी यूरोप है हमारी, प्रूशियन गेंस है ना, देखो ये सारी यूरोप है ना, पूरी यूरोप का पिक्चर लगाया गया है यहाँ पर बुक में। ठीक है, ये क्या हो गया, यस तो ये पूरी यूरोप है, पूरी अच्छे तरीके से यूरोप में दिखाई गई है आपको। ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखा गया है यहाँ पर। डाउनफॉल हो गया था नेपोलियन डाउनफॉल। आफ्टर द नेपोलियन डाउनफॉल द विक्टोरियस अलाइज असेंबल्ड इन वियना द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1815। देखो विक्टोरियस अलाइज है ना, क्या हुआ था वहाँ पर कि जब हमारी डाउनफॉल हो गई नेपोलियन की तो वहाँ पर कुछ अलाइज होने लगी, अलाइज असेंबल होने लगी वियना में, जो कैपिटल था ऑस्ट्रिया का 1815 में, है ना। ये कहानी कब की है, 1815 की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज टू रीस्टैब्लिश द सिस्टम दैट वाज टोटली डिस्टर्ब्ड बाय द नेपोलियनिक वार एंड विक्ट्रीज। तो वियना कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था कि सारे सिस्टम को रीस्टैब्लिश किया गया जाए जो नेपोलियन वार और विक्ट्रीज से डिस्टर्ब हुई, है ना। बट द डिप्लोमेट्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस रिमेंड इनकेपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग द न्यू पावर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म दैट हैड बीन इमर्जिंग एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिकल सीन। बट लेकिन कुछ डिप्लोमेट्स थे जो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे लेकिन और बोल रहे थे कि नहीं, न्यू पावर्स ऑफ डेमोक्रेसी को लाया जाए और नेशनलिज्म को बढ़ाया जाए, है ना, जिसके कारण से डिटर्मिनेंट जो था पॉलिटिक्स का एक न्यू फॉर्म ले लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद है द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय। देखो ये बात हो रही है वियना कांग्रेस के बारे में, है ना। वियना कांग्रेस 1815 में जो हुआ था वो होस्टेड हुई थी ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक के द्वारा, जो एक ग्रेट रिएक्शनरी थे, है ना, रिएक्शनरी बोल सकते हैं। इन द कॉन्फ्रेंस द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया unitedly met such a system that main goal of which was to establish the peace that was totally disturbed by Napoleon's war। तो इनका मानना था कि हम लोग नेपोलियंस वार्स का जो डिस्टर्ब हुआ है उसको हम लोग ठीक कर दें, रिस्टैब्लिश कर दें, ताकि हमारा जो यूरोप है अच्छा हो जाए। ठीक है यार, ये बार बार क्यों आ रहा है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेटरनिक सिस्टम, ठीक है, इसका सिस्टम का ये देखो, ये हमारे मेटरनिक है, मेटरनिक अंकल जिसको बोल सकते हैं, मेटरनिक है। ठीक है, ये मेटरनिक है जो हमारे वियना कांग्रेस का होस्टर है। ठीक है, चलिए
The main objective of the Metternich system was to oppose republic and democracy that was contribution of French Revolution and to establish the ancient regime. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेटरनिक सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी जो अपोज करने का था, ठीक है, जो हमारी गलत थी, ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दैट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड टू एस्टैब्लिश द एंशिएंट रिजिम, है ना, ये जो यही कंट्रीब्यूशन थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और एक इस्टेब्लिश किया गया एंशिएंट रिजिम, ठीक है। थस थ्रू वियना कांग्रेस द एज ऑफ नेपोलियन कम टू एन एंड एंड बिगिनिंग ऑफ द मेटरनिक एरा स्टार्टेड, ठीक है, जब नेपोलियन जब हमारे चल गए पूरे अच्छे तरीके से तब हमारा मेटरनिक एरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। यही एरा को हम लोग मेटरनिक एरा भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर कि मेटरनिक एरा किसे कहते हैं, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अभी नहीं, इस लेक्चर में इस चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, मैं इस चैप्टर का PDF जो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी मैं आपको दे दूँगा नीचे जहाँ पर ऐप में, ठीक है। चलिए, Metternich divided Italy into many states to establish his impact over it. The region of Sicily and Naples was given to Ferdinand of Bourbon dynasty. देखो, मेटरनिक जो है इटली को मैनी स्टेट में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था। जो रीजन था सिसिली और नेपल्स वो अल्सो गिवन था फर्डिनेंड ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, वो बॉर्बन डायनेस्टी को गिवन था जो मेटरनिक डिवाइड किया था इटली में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं कि क्या बात हो रही है। रोम एंड द स्टेट्स अराउंड इट वेयर हैंडल्ड ओवर टू पोप। देखो, रोम जो था वो पोप को हैंडल कर रहा था, ठीक है। सॉवरेनिटी ऑफ ऑस्ट्रिया वाज एस्टैब्लिश ऑन लोम्बार्डी एंड वेनेटिया, और ऑस्ट्रिया जो था वो लोम्बार्डी और वेनेटिया में इस्टेब्लिश था। प्रोविंस ऑफ पार्मा, मोडेना एंड टस्कनी was given to Habsburg dynasty, and Geneva and Sardinia were attached to Piedmont state। देखो, प्रोविंस ऑफ पार्मा, मोडेना, टस्कनी जो था वो हब्सबर्ग डायनेस्टी को दिया गया था कि हब्सबर्ग डायनेस्टी उसका देखभाल करे, और जेनेवा और सार्डिनिया जो है वो पिडमोंट स्टेट से रिलेटेड थे, ठीक है। द फेडरेशन ऑफ 1939 states sustained in Germany upon which authority of Austria was indirectly established, and every possible effort was made to stop the awakening of the feeling of nationalism among them। और यही चीज़ हमारी नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रही थी, ठीक है। मेटरनिक टू डी एस्टैब्लिश्ड द एम्बिएंट रिजिम इन फ्रांस। तो मेटरनिक फिर बार बार कोशिश कर रहे थे कि एम्बिएंट रिजिम जो है फ्रांस में इस्टेब्लिश कर जाए, लेकिन वियना कांग्रेस जब विक्ट्री हो गया रिएक्शनिस्ट पावर्स के द्वारा तो वो, बट दिस सिस्टम डिड नॉट इम्प्रूव द sustainable, and soon the feeling of nationalism spread in Europe and almost all countries of Europe were influenced by it। देखो, बात क्या हो रही है यहाँ पर कि मेटरनिक जब चाह रहा था कि हमें सारी चीज़ें इटली और जर्मनी में, फ्रांस में अच्छे तरीके से एम्बिएंट रिजिम इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन ये हुआ नहीं। तो वियना कांग्रेस विक्ट्री तो हो रही थी लेकिन रिएक्शनिस्ट पावर्स के द्वारा, ठीक है, और जो सिस्टम थी ये इम्प्रूव नहीं कर रही थी सस्टेनेबल, एंड सून ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन स्प्रेड इन यूरोप, जो हमारी यूरोप में बढ़ी हुई थी नेशनलिज्म, ठीक है। और भी इसके कारण से हमारी नेशनलिज्म जो है बहुत हाई पावर में बढ़ रही थी, ठीक है। तो इस्टेब्लिश द सिस्टम prior to the revolution in France under Vienna provisions, Bourbon dynasty was restored and Louis XVIII became the king of France। तो to establish the system prior मतलब बोले तो शासन, किंग शासन को इस्टेब्लिश करने के बाद रिवॉल्यूशन इन फ्रांस स्टार्ट हो गई वियना प्रोविजंस के द्वारा बोर्बन डायनेस्टी के अंदर, और लुइस जो 18 थे वो किंग बन गए फ्रांस के। ही अंडरस्टूड द चेंज सर्कमस्टेंसेस ऑफ फ्रांस एंड डिड नॉट ट्राई टू इम्पोज द एंशिएंट रिजिम ऑफ फ्रांस पीपल। तो ये तो समझ गए थे कि क्या चेंज होना चाहिए सर्कमस्टेंसेस फ्रांस का, लेकिन ये ट्राई नहीं किए कि एंशिएंट रिजिम को हटाना चाहिए फ्रेंच पीपल में, ठीक है। ही ट्राइड टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन द रिएक्शनिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट powers, and for this purpose the constitutional declared war was issued by the emperor on 2nd June 1814 that continued in France till 1814। Some amendments were made in 18 regime of Charles X, but its result came the revolution of 1830। देखो, इसने बहुत ट्राई किया कि रिएक्शनिस्ट और रिफॉर्मिस्ट जो पावर है उन दोनों का सम्मिलित हो जाए, लेकिन
इसके पर्पज़ के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन जो है इशूड हो गए थे 2 जनवरी 1814 में। और एक फ्रांस में 1848 तक वार चला था, ठीक है, 1848 तक। और इसके अंदर में सम अमेंडमेंट्स हुए जो हम लोग अभी आगे बारे में पढ़ेंगे। और इसमें रिजीम ऑफ चार्ल्स 10 बट इट्स रिजल्ट कैम एज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। और इस अमेंडमेंट्स के द्वारा एक रिजल्ट बना जिसको रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 कहते हैं। इस रिवॉल्यूशन में बहुत अच्छी चीज़ें हुए थे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमारा टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 1830। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। इससे पहले मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 30 पढ़ाऊँ, तब तक आप लोग इसको पढ़ना और समझना। नहीं समझ में आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आए तो डाउट में कमेंट करिए और मैं उस डाउट का सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और इसके प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे जल्दी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।